अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का न्यू सिलेबस है उसमें जो थर्ड टॉपिक है दैट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स। तो इसमें हमारा एक पार्ट रह गया था, एक टॉपिक रह गया था दैट इज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। बाकी जो वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम्स हैं तो उनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया था एंड इस वीडियो में हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा क्योंकि जो आपका एनईपी है जिसके अकॉर्डिंग आपका ये सिलेबस है या इवन जो पूरा सिलेबस है वो आपका एनईपी के अकॉर्डिंग ही है, तो वो भी इसी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ही काउंट होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। एंड उसके बाद जो ये टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका क्या मतलब है या वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है? वो इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके, जो न्यू टीचिंग मेथड्स हैं उनका यूज करके जो ओवरऑल लर्निंग है उसको इंप्रूव करा जाए। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में हम आजकल देखते हैं कि जो इंटरनेट है उसका यूज हो रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज हो रहा है। जो स्कूल्स हैं वहां पे जो प्रोजेक्टर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनका यूज करके जो ओवरऑल जो लर्निंग है कि बच्चों को समझ आ जाए तो उसको यहाँ पे इंप्रूव करा जाता है। जो टीचर्स हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो न्यू टीचिंग मेथड्स हैं तो उनको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से जो ओवरऑल लर्निंग है तो वो अच्छे से हो जाए, जो बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी सीख पाए एंड अच्छे से सीख पाए। जो ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स थे तो यहाँ पे उनको खत्म कर दिया गया है एंड जो न्यू इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है तो ये वो यहाँ पे लाए गए हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स का मतलब ये है कि जो पुराने टाइम में क्या होता था कि जो टीचर हैं तो बस पूरे टाइम में वही बोलता था, जो बच्चे हैं वो सुनते थे, वो ज्यादा क्वेश्चन वगैरह भी नहीं करते थे एंड जो टीचर है वही जो नॉलेज वगैरह है वही ट्रांसफर करता था एंड बच्चों को प्रोवाइड करता था। बट जो मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ये क्या है एंड ये जो न्यू स्टूडेंट सेंटर्ड या इंटरैक्टिव सेंटर्ड अप्रोच है तो ये क्या है? तो इसका ये मतलब है कि जो बच्चे हैं वो I mean जो टीचर है वो बस बच्चों को गाइड करता है, ठीक है, कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, बाकी चीजें जो है वो बच्चा खुद करता है, इंडिपेंडेंटली पढ़ता है या बाकी स्टूडेंट्स जो है उनके साथ कोलैबोरेट करके जो चीजें हैं वो सीखता है। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट सेंटर्ड चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है न्यू एजुकेशन सिस्टम में। ओके, उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो कब यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था? वो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश रूल में 1830s में, वो यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश टाइम पीरियड में। ठीक है, जबकि ब्रिटिशर्स यहां पे रूल कर रहे थे एंड वो ज्यादातर किस चीज के ऊपर फोकस करते थे? जो वेस्टर्न एजुकेशन है, मतलब जो वेस्ट में एजुकेशन दी जाती थी वो ज्यादातर उसी पे फोकस करते थे। जो यहां के एजुकेशन सिस्टम्स हैं जैसे मैंने पिछली बार बताया मुस्लिम, बुद्धिस्ट या वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उन पे वो ज्यादा फोकस नहीं करते थे एंड जो साइंस, टेक्नोलॉजी, जो मैथमेटिक्स हैं तो वो ज्यादातर यही सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे एंड उनमें जो अचीवमेंट्स हैं, जो वेस्ट के अचीवमेंट्स हैं तो वो ज्यादातर वही चीजें सिखाते थे ताकि जो मतलब यहाँ के लोग हैं इनको लगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है या हम तो इंफीरियर हैं एंड जो वेस्ट के लोग हैं उनको ज्यादा सुपीरियर दिखाना। तो पहले मतलब उनका मकसद यही था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है अंडर ब्रिटिश सिस्टम तो वो हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस ही किया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा जो हिस्ट्री है वहाँ पे इन चीज़ों को ट्रेस करना है कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हमें इसको देखने को मिली जिसकी वजह से जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है तो वो इतना एडवांस बन पाया। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स है तो उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। फॉर्मल सिस्टम मतलब कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया जहाँ पे जो मतलब क्लासरूम्स थे तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, जो टीचर्स वगैरह थे मतलब वो अच्छे थे या प्रॉपर टाइमिंग्स वगैरह थी, तो ये चीजें थी। तो यही होता है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो उसको यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका ये मकसद था कि एक ऐसा इंडियंस का क्लास यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए, मतलब कि हम इनको एजुकेशन प्रोवाइड करें जिसकी वजह से ऐसे इंडियंस यहाँ पे क्रिएट हो जाए, यहाँ पे ऐसे इंडियंस बने जो कि जो
ब्रिटिशर्स हैं तो उनको सर्व करे, चाहे वो मतलब क्लर्क की पोजीशन पे हो या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोजीशंस होते हैं तो वहां पे वो रहे, बट सर्व जो है वो ब्रिटिशर्स को करे। ठीक है, उसका जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इनिशियल या जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनका जो इनिशियल फोकस था तो वो इस चीज पे था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, तो उनको यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करे, उनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करे। एंड जो बाकी जो मिशनरीज हैं, मिशनरीज का मतलब होता है जो कि मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे आए, कहाँ से आए, ब्रिटिश से आए, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है वहां से आए। एंड एक तो प्रॉफिट के लिए, दूसरा जो रिलीजन है, जो रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, तो उसको भी फैलाने के लिए वो यहाँ पे आए, तो उन्हीं को मिशनरीज बोलते हैं, जो कि यहाँ पे यही जो रिलीजन है तो इसको प्रोपेगेट करने के लिए आए, जो रिलीजन है उसको फैलाने के लिए आए। तो अब इन्होंने कुछ लोगों को कन्वर्ट किया, अब उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी थी, तो जो यहाँ पे उन्होंने स्कूल्स वगैरह बनाए तो उनमें वो वही जो मिशनरीज हैं तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। उन्होंने ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स प्रोवाइड किए, मतलब ऐसे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए या बनाए, जिनको कि एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल्स कहते थे। एंग्लो मतलब इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर, जहाँ पे कि जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी सिखाई जाती थी। तो जो दोनों लैंग्वेज हैं, एक तो इंग्लिश, दूसरा जो मतलब वर्नाक्यूलर जो नेटिव लैंग्वेज है, तो वो मतलब उसमें यहाँ पे स्कूलिंग होती थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि हम ब्रिटिश टाइम पीरियड पे देखते हैं कि जो कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में चेंज करे या इंप्रूवमेंट्स करे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया वो था दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, जो चार्टर एक्ट्स हैं ये 20 इयर्स के बाद आते थे। ठीक है, तो यहां पे एक चार्टर एक्ट आया 1813 में, जहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट रखा, ₹1 लाख पर ईयर, खाली जो इंडियंस हैं तो उनको एजुकेट करने के लिए। बट उनका जो मेन मकसद था तो वो मैंने पहले ही बताया, एक तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, मतलब एक ऐसा इंडियंस का क्लास मतलब क्रिएट करना जो कि ब्रिटिशर्स को सर्व करे, एंड जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि हुई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अंडर ब्रिटिशर्स, तो वो क्या था, दैट वाज मकावलीज मिनट्स एंड द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। तो 1835 में जो थॉमस मकावली थे, जिसे कि फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कंसिडर किया जाता है, तो उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। बेसिकली उसने जो मकावलीज मिनट्स हैं वो दिए, जिसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी कि कैसे हम एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे इंप्रूव करेंगे, फिर उसी का एक्ट बनाया गया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। तो इस एक्ट में ये बोला गया कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडिया में उसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, इस एजुकेशन में इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेज पूरी कंट्री में बनाए गए, एंड सब्जेक्ट्स जो है वो कौन से थे, यहाँ पे जो वेस्ट का लिटरेचर है वही पढ़ाया जाता था, नॉट ईस्ट का। ठीक है, जो वेस्ट के जो साइंस हैं एंड जो लिटरेचर है बस वही पढ़ाया जाता था, एंड वो भी खाली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे नेटिव्स थे तो उनको बहुत ज्यादा तो सबसे पहले दिक्कत होती थी इंग्लिश समझने में। उसके बाद अगर वो समझ भी जाते तो पढ़ाया क्या जाता था, वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस, जिसकी वजह से वो खुद को इंफीरियर मानते थे, जो वेस्ट है उसको सुपीरियर मानते थे। ठीक है, तो ये चीजें हुई। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी दैट इज वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। ठीक है, जो वुड्स डिस्पैच है, जिसे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कंसिडर किया जाता है। मैग्ना कार्टा बेसिकली इंग्लैंड में क्या हुआ कि 1215 में वहां पे एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया, जिसमें कि जो किंग के पावर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया, एंड जो लोग हैं उनको कुछ राइट्स दिए गए। ये बात थी 1215 की। ठीक है, तो जो वुड्स डिस्पैच है 1854 का, तो उसे यही मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। एंड ये एक एजुकेशन का एक बिग प्लान था इंडिया में 1854 में। यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया बोथ इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज में। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा वो था मकावलीज मिनट्स एंड इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। उसमें क्या हुआ कि जो मतलब पढ़ाई थी वो खाली इंग्लिश में होती थी, बट यहाँ पे जो दोनों लैंग्वेज हैं, एक तो इंग्लिश, दूसरा जो इंडियन जो रीजनल लैंग्वेज थी, तो उनमें यहाँ पे जो चीजें हैं वो पढ़ाई गई। जो गर्ल्स हैं उनको बोला गया कि आप जो एजुकेशन है उसको लो, एंड जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो भी आप करो, कि जिसकी वजह से आप जो जॉब्स हैं तो उनके लिए भी एलिजिबल रहोगे। मतलब उनको ऐसे स्किल्स वगैरह ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिसकी वजह से वो फिर जॉब्स एक्वायर कर सकते थे। एंड जो ब्रिटिश हैं उन्होंने यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो मेजर सिटीज में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी बनाया, जैसे कलकत्ता में या बॉम्बे में या मद्रास में 1857 में मतलब यहाँ पे जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं तो वो बन गई। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे जो ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन है वो चलता था, एंड जो
हायर एजुकेशन थी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है उनमें हायर एजुकेशन ही दी जाती है, तो यहाँ पे कुछ मतलब स्मॉल जो इलीट क्लास है तो उनको ही एजुकेशन दी जाती थी, सारे जो इंडियंस हैं उनको एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम देखते हैं, दैट इज हंटर कमीशन। यहाँ पे जो मतलब गर्ल्स का जो एजुकेशन है तो उसके ऊपर फोकस दिया गया, मतलब एक तो उससे पहले जो था दैट इज वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच में क्या हुआ कि जो बोला गया कि जो लड़कियां हैं तो उनको एनकरेज किया गया कि आप एजुकेशन लो एंड जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो भी आप करो। उसके बाद मतलब जो रूरल प्लेसेस हैं तो वहां पे जो लड़कियां हैं उनको मतलब एनकरेज नहीं किया जाता था पढ़ाई के लिए। तो हंटर कमीशन में ये चीज बोला गया कि जो गर्ल्स हैं तो उनको मतलब काम करने की इजाजत दी या उनको जो मतलब एजुकेशन है तो वो प्रोवाइड करी जाए रूरल एरियाज में भी, ठीक है। उसके बाद जो डिवाइड हम देखते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया, ठीक है। एक तो जो जिसमें कि जो लोग हैं मतलब जब वो सेकेंडरी एजुकेशन मतलब हासिल करते थे उसके बाद या तो वो यूनिवर्सिटीज में जाते थे या तो वो मतलब जॉब्स वगैरह एक्वायर करते थे, तो इसकी दो कैटेगरीज बनाई गई, ठीक है। उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं, दैट इज रेलिग्स कमीशन। तो ये जो है रेलिग्स कमीशन ये क्या था, बेसिकली जो वाइसरॉय कर्जन है, ठीक है, जिसने कि बंगाल को बंगाल जो है उसका पार्टीशन किया था 1905 में, ठीक है। जो वाइसरॉय कर्जन है वो इस चीज से बहुत ज्यादा वरी था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऐसे इंडियंस प्रोवाइड या इसमें ऐसे इंडियंस जो हैं जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके अंदर जो है वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज पैदा हो रहे हैं, मतलब कि जो इनकलाब हैं तो वो वही लाना चाहते हैं इंडिया में। तो उसने क्या किया, उसने एक कमीशन बनाया, रेलिग्स कमीशन। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन सिस्टम है तो उसको आप रिव्यू करो, ठीक है, उसको आप देखो वो कैसे हो रहा है, क्यों ये जो मतलब यहाँ से जो निकलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्यों ऐसे जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो फोकस है यहाँ पे पढ़ाई पे दिया जाएगा एंड जो रिसर्च है यूनिवर्सिटीज में तो उन पे दिया जाएगा, नॉट जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं तो उन पे यहाँ पे फोकस नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ उसने बोला कि या इस रेलिग्स कमीशन में क्या था कि जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे पावर दिया जाए, ठीक है, मोर पावर दिया जाए कि जो यूनिवर्सिटीज के इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं तो उनमें वो इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो अभी तक हमने देखा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है तो वो हमने देखा अंडर ब्रिटिश टाइम पीरियड, तो उसके बाद हम मॉडर्न एजुकेशन देखेंगे अंडर जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद हम मॉडर्न एजुकेशन देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले तो कंपलसरी बेसिक एजुकेशन, ये मैंने बोला ये वैदिक सिस्टम में भी था, वहां पे भी जो नॉलेज है या जो एजुकेशन है वो फ्री दी जाती थी एंड यूनिवर्सल थी, तो यहाँ पे इस चीज को कंपलसरी दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले ये चीज करी गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उन्होंने सबसे पहले ये चीज बोली कि जो बच्चे हैं जो कि 6 to 14 एज के हैं तो उनको हम यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनसे कोई फीस नहीं लेंगे। उसके बाद 21st सेंचुरी अप्रोच भी यहाँ पे अपनाया गया, जो ऑनलाइन एजुकेशन है तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करी गई। जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको मतलब ऐसे सब्जेक्ट सिखाए गए या ऐसी चीजें सिखाई गई जिनको कि वो रियल लाइफ में उनका कोई मकसद हो, ठीक है, उनको स्किल्स सिखाई गई, ठीक है, मतलब ऐसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से उनको सिखाया गया, मतलब कि जो ऐसे टूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक टूल्स वगैरह होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को चीजें सिखाई जाती हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें थी, दैट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी। तो एनईपी जो है वो भी इसी का प्रोडक्ट है, जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी इसी का प्रोडक्ट है। इसका मैं एक लास्ट में मैं इसको सेपरेट भी पढ़ाऊंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, तो इसको मैं सेपरेटली भी पढ़ाऊंगा, तो उसकी टेंशन आप ना लो। तो उसके साथ ही जो मॉडर्न एजुकेशन है ये भी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये इतना ही था। उसके बाद जो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन है तो उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है एंड जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वहां पे क्या होता था कि रिसाइटेशन करी जाती थी, मेमोराइजेशन के थ्रू जो चीजें हैं वो पढ़ाई जाती थी, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसाइट करते थे, कोई चीज जो है वो बार बार रिपीट करके उसको याद करते थे, मेमोराइज करते थे एंड मतलब वो साइलेंटली बैठते थे एंड जो लेसन्स हैं उनको रिपीट करते थे, जिसकी वजह से वो मतलब लर्न कर पाते थे, उनको नॉलेज मिलती थी। बट यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, जो
मतलब स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये एबिलिटी उनके अंदर डेवलप करी जाती है कि वो क्वेश्चन करे या वो चीज़ों को एक्सप्लेन करे, एंड जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करे, ताकि उनकी जो इमेजिनेशन है तो वो बढ़ जाए। एंड जो क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स हैं तो उनको यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में यूज करा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में करी जाती है, दैट स्मार्ट एजुकेशन। आई मीन जो ऑनलाइन लर्निंग है वो यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जो 2020 में कोविड यहाँ पे आया, अगर उस टाइम पे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा होता तो यहाँ पे जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है तो वो ठप हो जाता, वो बैठ जाता, क्योंकि जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में जा ही नहीं पाते। ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चे जो हैं आई मीन 2 साल तक या 1 साल तक जो कोविड है तो वो रहा, लॉकडाउन रहा, तो जो बच्चे हैं मतलब उनको क्या होता कि मतलब वो उनका जो फ्लो था तो वो टूट जाता है यहाँ पे, कि वो मतलब 1 साल के बाद अब पढ़ने आ जाते, तो ये दिक्कत हो जाती है। बट यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग क्योंकि थी, या उतनी ज़्यादा उस टाइम पे नहीं थी, बट उसके बाद ग्रो हो गई, बट स्टिल जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस टाइम पे ऑनलाइन चलता रहा, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो स्टिल पढ़ पाए, एंड इंटरनेट एक्सेस की वजह से वो घर बैठे भी पढ़ते थे। जो टीचर्स हैं वो अपने घरों में होते थे, जो बच्चे हैं अपने घरों में होते थे, बट स्टिल वो पढ़ते थे। एंड जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं क्लासरूम्स में, जैसे हम प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह देखते हैं, जिसकी वजह से जो लर्निंग है तो उसको ज्यादा से ज्यादा फन बनाए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम और कुछ चीजें देखते हैं, जैसे करिकुलम, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में। सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंसेस या सोशल साइंसेस, वोकेशनल कोर्सेज, ऐसी चीजें जो है वो यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आई मीन जो थिंकिंग एबिलिटी है स्टूडेंट की, तो वो यहाँ पे डेवलप होती है। जो इंसान है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, एंड जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए होती है इंसान को मॉडर्न वर्ल्ड में, तो वो यहाँ पे उसके लिए इंसान को तैयार किया जाता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस की बात करें, किन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले जिनको ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया गया था, एंड उसके बाद जो मॉडर्न या जो इंडिपेंडेंट इंडिया है तो उसने यहाँ पे बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं तो उनको डेवलप किया, एंड उनमें जो मॉडर्न एजुकेशन है तो उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एम्स और बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के क्या एम्स, बेनिफिट्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न एजुकेशन का एम ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में अपना जो करियर है वो बना सके। ठीक है, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, मतलब कि वो डिफरेंट जो इन्वेंशंस हैं वो कर पाए। ठीक है, रिसर्च कर पाए, एंड उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसमें ग्रोथ हो, एंड जो इकोनॉमी है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिले। तो बेसिकली यही कुछ एम्स हैं मॉडर्न एजुकेशन के। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इसके क्या फायदे हैं, तो वो है फास्टर लर्निंग। जो मॉडर्न एजुकेशन है इसका मकसद ही यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें सीख पाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे इंटरेक्टिव मेथड्स हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए यहाँ पे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती है। ठीक है, एक तो मतलब कि पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो तो सारा मेंटल वर्क है, बट उसके साथ साथ जो खेल कूद है, ठीक है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं तो उनमें भी उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है। उसके बाद क्रिएटिव एंड सोशल स्किल्स, ठीक है, तो ऐसे कुछ स्किल्स उनको सिखाए जाते हैं जो कि मतलब एजुकेशन से बाहर हो। एजुकेशन से बाहर मतलब कि जो पढ़ाई है उससे बाहर हो, सपोज गार्डनिंग वगैरह, जो बाकी चीजें हैं, स्विमिंग वगैरह, गेम्स वगैरह, ये चीजें जो हैं ये मतलब स्कूल्स, कॉलेज में सिखाई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो ज्यादा क्रिएटिव बन जाता है, उसके अंदर जो सब्र है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद पंक्चुअलिटी सिखाता है हमें, स्केड्यूल्ड क्लासेस होती है, अपने टाइम पे क्लासेस होती है। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस होती है, उनका प्रॉपर टाइम होता है, फिर लंच ब्रेक होती है, उसका प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर डेज में पढ़ाया जाता है। तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो पंक्चुअल होता है, एंड वो रोज रोज कंसिस्टेंटली काम कर पाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो उसके बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से थोरोली पढ़ोगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है वो बेसिकली कुछ नहीं है, एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग कोशिश करी गई है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें ग्रोथ हो जाए, ये बेटर बन जाए, इसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिले, इसमें एडवांसमेंट हमें देखने को मिले। तो इसी की वजह से जो पॉलिसी है या जो सिस्टम है तो ये यहाँ पे लाया गया है।
जो NEP 2020 है, इसका एम ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में तो वो मोर होलिस्टिक बने, मतलब कि उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली, उसमें हमें जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं तो उनका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। एंड इससे क्या होगा कि जो 21st सेंचुरी में जो हमें नीड्स हैं, मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए, तो उन चीज़ों के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो वो हमें प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई गेस जो इतनी डेफिनेशन है वो काफ़ी है अगर एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जो स्कूल एजुकेशन दी जाती है एनईपी में, उसका क्या स्ट्रक्चर है? उसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। पुराने टाइम में क्या होता था, 10+2 स्ट्रक्चर होता था, बट उसको अब खत्म कर दिया गया है। मतलब कि फर्स्ट से लेके 10 तक आपकी क्लासेस होती थी, उसके बाद 11th एंड 12th। बट यहाँ पे जो न्यू स्ट्रक्चर है दैट इज 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। एंड ये जो स्ट्रक्चर है किन बच्चों को, लाइक इस एजुकेशन सिस्टम में किन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि 3 to 18 एज के बीच में है। तो सबसे पहले जो है दैट इज फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि 4 स्टेज है। एक स्टेज है 5 साल का, फिर सेकंड स्टेज वो है 3 साल का, फिर थर्ड स्टेज वो है 3 साल का, फिर फोर्थ स्टेज वो है 4 साल का। सबसे पहले जो है दैट इज फाउंडेशनल स्टेज, जो कि जब बच्चे 3 साल के होते हैं तो 3 साल से लेके 8 साल तक जब वो हो जाएंगे तो उनमें ये जो फाउंडेशनल स्टेज है तो ये कवर हो जाएगा। तो ये प्ले बेस्ड लर्निंग होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको जो लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है। ठीक है, 3 साल उनको आंगनवाड़ी में देने पड़ते हैं एंड उसके बाद जो 2 साल है वो उनको प्राइमरी स्कूल में देने पड़ते हैं। मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड आपका यही से स्टार्ट होता है। उससे पहले जो 3 साल है वो उन्हें आंगनवाड़ी में देने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड स्टेज दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। यहाँ पे जो खेल कूद है वो उनको सिखाया जाता है। एंड ये जो है किन एज में दिया जाता है, 8 to 11 के बच्चे जब, मतलब 8 से लेके 11 तक जब बच्चे हो जाते हैं तो उस टाइम पे इनको ये एजुकेशन दी जाती है। एंड इसमें एक चीज है कि जो आपको जो भी चीजें सिखाई जाएगी वो आपको मदर टंग में ही सिखाई जाएगी। एंड इसमें कौन सी क्लासेस हैं, पहले में थे 2 क्लासेस, फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बाद फिर हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास। ठीक है, उसके बाद है मिडिल स्टेज। तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग स्टेज है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सिखाए जाते हैं, जैसे मैथ, साइंसेस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट हैं तो वो आपको पढ़ाए जाते हैं। एंड इसमें कौन से क्लासेस है, 6th से लेके 8th तक यहाँ पे क्लासेस हैं। एज की बात करें 11 to 14। उसके बाद आपका सेकेंडरी स्टेज है। तो सेकेंडरी स्टेज जो है वो 9th से लेके 12th तक आपका सेकेंडरी स्टेज है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो स्टडीज है वो आपको पढ़ाई जाती है। सपोज जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई बच्चा 10th उसने क्रॉस कर लिया, उसके बाद उसको 11th में चढ़ना था तो उसको सब्जेक्ट्स चूज करने थे। अगर सपोज उसने मेडिकल चूज किया होता तो उसके सब्जेक्ट्स क्या होते, यही जोलॉजी या बॉटनी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। बट यहाँ पे क्या है कि अगर एक इंसान का सब्जेक्ट फिजिक्स है तो वो एट द सेम टाइम जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको भी चूज कर सकता है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आपको इस स्टेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट इन्होंने इसमें दिखाई है, क्योंकि इससे स्टूडेंट, मतलब अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड है तो एंड उसके साथ साथ हिस्ट्री में भी इंटरेस्टेड है तो वो हिस्ट्री नहीं ले सकता था, या तो उसको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स ही चूज करने थे या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स ही चूज करने थे। बट अब वो इन दोनों कॉम्बिनेशन को अच्छे से चूज कर सकता था। ठीक है, तो इसके बाद इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए एक इंसान की। आई मीन जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एक इंसान की वो हो जाए, ताकि अगर वो कुछ पढ़ता है तो उस पढ़ने के बाद मतलब वो जो पढ़ना है उसका वो जाया नहीं होना चाहिए। आई मीन जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसमें उसका कुछ लाइक फायदा भी उसे मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें जो करिकुलम है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं तो उनको रिड्यूस कर दिया गया है। जो फोकस है वो ज्यादातर अब जो कोर सब्जेक्ट्स हैं तो उन पे ही रखा जाएगा, ताकि जो मतलब जो स्टूडेंट है मतलब उसको 10-12 सब्जेक्ट्स ना हो के कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स ही हो, बट वो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके तो वो मतलब आई मीन दिल से उनको चूज करे एंड उन सब्जेक्ट्स में वो बहुत ज्यादा एक्सेल करे। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो थिंकिंग है वो बढ़ पाए एंड जो उसकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन है तो वो बढ़ पाए। उसके बाद मल्टीलिंग्वलिज्म, तो बहुत सारे जो लैंग्वेज हैं आई मीन जो मदर टंग है तो उसका यूज यहाँ पे किया जाएगा। जैसे मैंने बोला कि जो सेकेंड स्टेज है आई मीन जो 5th ग्रेड है तो वहां तक आपको खाली जो मदर टंग एंड जो रीजनल लैंग्वेज है तो वहां पे आपको खाली उन्हीं लैंग्वेज में जो पढ़ाई है तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी।
ये चीजें हमने देखी स्कूल एजुकेशन में। अब हायर एजुकेशन में क्या चीजें हैं? हायर एजुकेशन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टीडिसिप्लिनैरिटी देखने को मिलती है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉम्बिनेशन ऐसे बोले आपको, तो वो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आपको हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपके कॉम्बिनेशन होंगे एंड आप बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एंड जो मल्टीडिसिप्लिनैरिटी है तो वो आपको हायर एजुकेशन में एनईपी में देखने को मिलती है। उसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब जो कोर्सेज हैं उनको किसी टाइम पे लीव कर सकते हैं, फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उनको रीजॉइन कर सकते हैं एंड उसके बाद उनको अप्रोप्रिएट जो सर्टिफिकेट्स हैं तो वो उनको मिलेगी। आई मीन अगर वो किसी टाइम पे छोड़ते हैं तो उनका जो मतलब पहले जो सेमेस्टर्स वगैरह हैं उनको वो रद्द नहीं करे जाएंगे, बल्कि उसको कंप्लीट करने के बाद उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स दी जाएगी। टीचर एजुकेशन, जो एनईपी है उसमें टीचर्स की एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले ताकि उनकी जो स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, वो इंप्रूव हो जाए अच्छे से एंड वो अपने सब्जेक्ट्स में प्रोफेशनल्स बन सके। क्योंकि जब उनके पास अच्छी नॉलेज होगी, जब उनके पास अच्छे टीचिंग स्किल्स होंगे तो तभी वो अपनी जो नॉलेज है बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे, तभी जो बच्चे हैं वो भी अच्छे बन पाएंगे एंड अपने जो उनके स्किल्स हैं उनको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल देखते हैं। ठीक है, मतलब डिजिटली जो है चीज़ों को सिखाया जाता है, जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि जो ओवरऑल जो लर्निंग है वो इम्प्रूव करी जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनको ऐसा लगे कि हम जैसे पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे खेल रहे हैं। क्योंकि जब इंसान अच्छे से समझता है तो उसे मन लगता है चीज़ों में, जब उसको समझ में ही नहीं आएगा कुछ तो उसका मन भी नहीं लगता। तो ऐसे जो टीचिंग मेथड्स हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं तो उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ने में मज़ा आए एंड जब वो अच्छे से चीज़ों को समझेंगे तो जो आउटकम्स हैं वो भी आपको बेटर देखने को मिलते हैं। क्योंकि तभी जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं, जब वो खुद अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से उनको समझ में आता है तो तभी वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी करते हैं। तो इसके साथ ही जो एनईपी है वो भी यहाँ पे खत्म होता है एंड ओवरऑल जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है तो वो भी यहाँ पे खत्म होता है। आई गेस जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है एनईपी है वो आपने अच्छे से समझ में लिया होगा। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो भी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।